Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है निकारागुआ को, काफ़ी चर्चा में है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जब रॉलेट एक्ट को पास किया गया था तो उस समय पर वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर डी लॉर्ड वेवल। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मालूम भी होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली इसका आंसर टाइप करना, और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा तो इसके बारे में सर्च करना, आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है सेडिशन लॉ के बारे में। पहले हम इसको देख लेते हैं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला कि जो सेडिशन लॉ है बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल रूल है। बिल्कुल यहाँ पर अंग्रेज इस रूल को लेकर आए थे, इस लॉ को लेकर आए थे, और आज के टाइम पर इंडिया के अंदर इस लॉ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट यूज़ नहीं कह सकते, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार से क्या करना चाहिए, सेडिशन लॉ का इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देन उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इनका कहना यह है कि अभी सरकार ने कोई डिसाइड नहीं किया है और अभी भी यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं पता है कि सेडिशन लॉ का क्या करने वाले हैं, इसको स्क्रैप करेंगे या क्या करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। नाउ डिस्कस करेंगे आखिरकार ये सेडिशन लॉ है क्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, खासकर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको बताया, क्यों बता रहा हूँ ये दोबारा, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे कि आप देख पाओगे सब टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आता है इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, एक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, एक आता है फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट एंड केसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग सेडिशन लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। देखो यहाँ पर ये जो लॉ है बेसिकली इसको लाया गया था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, सेडिशन क्या है, राजद्रोह है बेसिकली, देशद्रोह के उसमें अपराध में यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों को अरेस्ट किया जाता है इस सेडिशन लॉ का यूज़ करके। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो एक तरीके से 17th सेंचुरी इंग्लैंड में यहाँ पर इस सेडिशन लॉ को इनेक्ट किया गया, और उस समय जो लॉ मेकर्स थे जो कि कानून बना रहे थे, उनका मानना यह था कि सरकार के रिगार्डिंग एक अच्छा ही ओपिनियन होना चाहिए, चाहे सरकार कुछ भी कर रही हो, ठीक है, एक अच्छा ही ओपिनियन होना चाहिए, और जो अच्छा ओपिनियन है वही आगे तक बढ़ना चाहिए, जो गलत ओपिनियन है, ठीक है, वो नहीं बढ़ने चाहिए। अब कोई गलत ओपिनियन देगा या गलत कुछ बोलेगा सरकार के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसके ऊपर क्या होगा, ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ये राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो ये होता है हमारा सेडिशन लॉ। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये लॉ है बेसिकली इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में। किसके थ्रू, एक पर्सन है थॉमस मैकले, इनके थ्रू। देन उसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर अगर हम देखें तो सेडिशन लॉ आज के टाइम पर सेक्शन 124A इन द आईपीसी के अंदर मेंशन्ड है।
तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो सेक्शन 124A है इसको इंसर्ट किया गया था 1870 में, एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके थ्रू यहाँ पर सेक्शन 124A इंसर्ट किया गया और उसके बेसिस पर क्या हुआ, हम लोगों ने ये सेडिशन लॉ को जारी किया। और बेसिकली सारा जो अमेंडमेंट वगैरह है इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कौन से व्यक्ति थे, इनका नाम है सर जेम्स स्टीफन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम आज के टाइम पर बात करें कि सेडिशन लॉ कहाँ पर स्टैंड करता है, तो सेडिशन लॉ हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन जो 124A है वहाँ पर सेडिशन के बारे में बताया गया कि सेडिशन बेसिकली एक क्राइम है, एक अपराध है। ठीक है, तो आप देख पाओगे ये कहाँ पर मेंशन्ड है, इसके बारे में ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ आखिरकार ये जो आईपीसी का सेक्शन 124A है एग्जैक्टली ये क्या बोलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो सेक्शन 124A के अंदर ये लिखा हुआ है, इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस। जो ये सेडिशन है, ये राजद्रोह है, बेसिकली यहाँ पर एक ऑफेंस, एक अपराध है। ये कब अपराध माना जाएगा, जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, ठीक है, या फिर अपना साइन कर कर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के अगेंस्ट में हैट्रेड फैलाता है, नफरत फैलाता है या डिसअफेक्शन फैलाता है, तो उस बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर इस सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा सेडिशन लॉ। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब इस सेडिशन के अंदर देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर हमेशा देखो क्रिटिसिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है ना, यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करी गई है कि देखो जो भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मान लो कोई कमेंट अगेंस्ट में है गवर्नमेंट के, लेकिन यहाँ पर वो एक अच्छा कमेंट है, ठीक है, यहाँ पर सरकार को उसको लेकर काम करना चाहिए और यहाँ पर कोई हेट्रेड वगैरह नहीं दिखाया जा रहा है, कोई भी मतलब ऐसा कमेंट दिया है जिसमें यहाँ पर कोई भी नफरत वगैरह नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को सेडिशन के अंडर में आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आज के टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है, इस लॉ का इस्तेमाल किया गया है। रिसेंटली बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पर इन्हीं लॉ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लो किसी व्यक्ति को इस लॉ के अंदर चार्ज किया गया, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, क्या सज़ा है इसके अंदर, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। सेडिशन बेसिकली एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पर बेल नहीं दी जाएगी अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सेडिशन के अंदर चार्ज किया जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर जो भी इसके अंदर चार्ज किया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी 3 साल की, या फिर उसको एक्सटेंड करके लाइफ टर्म तक भी किया जा सकता है, मतलब आप कह सकते हो उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फाइन भी ऐड किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर इसी में मेंशन्ड है। और देन उसके बाद अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब वगैरह में देखने को मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब से भी बिल्कुल दूर रखा जाएगा, उसके मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग यहाँ पर वो कुछ सोच भी नहीं सकता है अगर यहाँ पर कोई भी सेडिशन लॉ के अंडर में आता है तो। ठीक है, उसको चार्ज किया जाता है तो। देन उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं उस व्यक्ति को, जैसे कि उसको बिना पासपोर्ट के रहना होगा और जब जब कोर्ट बुलाएगा उसे तब तब कोर्ट में आना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आई होप आपको सेडिशन लॉ के बारे में एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट था आई होप आपको क्लियर हो गया। और जो भी है, जैसे भी आप देख पाओगे, आप लोग अगर नोट्स वगैरह साथ ही साथ बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते रहना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए नीचे, ये आपको पीडीएफ में अटैच मिल जाएंगे। और पीडीएफ में अटैच मिलने के साथ साथ आपको एक टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब फटाफट यार वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। और आप लोगों ने पिछले 2 दिन से काफ़ी लाइक किया, मैंने कल भी बोला था, परसों ही बोला था, तो 2 दिन से रिकॉर्ड टूट गया है पूरी तरह से। और आज भी आप लोगों को रोज़ाना ऐसे ही करना है और आज भी आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करके। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम पर। अभी क्या है, आप लोगों को मालूम होगा यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने यहाँ पर एक समिट को होस्ट किया है जिसका नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था और इंडिया को भी इनवाइट किया गया। और ये जो पूरा समिट है ये वर्चुअल बेसिस पर हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है डेमोक्रेसी समिट है। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, लगभग 100 नेशंस को इनवाइट किया गया। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से उसको इन्वाइट नहीं किया। रशिया को इनवाइट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट किया था। पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया इस डेमोक्रेसी समिट को अटेंड करने से, पाकिस्तान ने इसको मना भी कर दिया है। ये भी मैंने आप लोगों को कल सारी चीज़ें बताई थी। नाउ अब यहाँ पर इस समिट के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनका कहना यह है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलोड डिफरेंट पाथ ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। यानी कि आप देख पाओगे दुनिया भर में जो अलग अलग जगह है वहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीखने के साथ साथ हम लोग लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, हमारे सिस्टम्स को।
ठीक है, डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो लोग एक तरीके से यहाँ पर अपने बेसिस पर यहाँ पर अपनी चॉइस से यहाँ पर सरकार को बैठा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और इन्होंने बोला साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर ये जॉइंटली डील करनी चाहिए सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी दोनों के साथ में, इन्होंने यहाँ पर ये मुद्दा भी उठाया है। प्लस इन्होंने बोला भारत एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पर पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जो कि आज के टाइम तक लगातार चल रहा है। उसके बाद इनका कहना यह है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग एक तरीके से जो पूरी दुनिया भर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक तरीके से लेकर आने चाहिए, ताकि हम लोग किस प्रकार से टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर यहाँ पर किस प्रकार से नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, इनको किस प्रकार से हम अच्छे शेप में लेकर आ सकते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर नॉर्म्स होने चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इन्होंने बोला जब सोशल मीडिया क्रिप्टो करेंसीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे नॉर्म्स होंगे, जब ये अच्छी शेप में आएंगे तो इससे क्या होगा, इससे डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, ना ही यहाँ पर बर्बाद होगी। ऐसा यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला जो ये समिट है, देखो ये जो समिट बेसिकली यहाँ पर रखा गया था जो बाइडन के थ्रू, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई बिल्कुल हम लोग इसलिए समिट रख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है दुनिया भर में उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ये समिट थर्सडे में हम लोग को देखने को मिला, इसका अनाउंसमेंट हुआ। देन उसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर अनाउंस किया गया है और भी यहाँ पर आप देख पाओगे कंट्री से बहुत कुछ बोला गया है। इसको लेकर ना एक आर्टिकल आगे भी पब्लिश किया गया है, मैं आपको वहाँ पर भी बताऊँगा। बट उससे बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, और क्या बोला है हमारे पीएम ने, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तो मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर के थ्रू बताया था, जो कि ऊपर पिक्चर में लिखा है वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला हम लोग को लगातार ज़रूरत है कि हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं, ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर काम करें। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, एक ही के हाथ में सारी पावर्स ना हो, पावर्स को एक तरीके से अलग अलग जगह पर बांट दिया जाए, तो उस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तो डेमोक्रेसी एक अच्छे से डेमोक्रेसी रन करती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कहना हुआ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली बातें ही बातें करी गई हैं। यहाँ पर स्पीच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की गई है कि हाँ इंडिया एक बहुत पुरानी और एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा और किस प्रकार से हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अरे यार वापस से आ गया मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट। हाँ, वापस से चर्चा में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम लोग इस मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट या फिर मुल्ला पेरियार केस की जो सुनवाई है वो 15 दिसंबर को करने वाले हैं। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इसी आर्टिकल में ना पूरा का पूरा डैम डिस्प्यूट समझा दिया गया कि आखिरकार ये डैम का डिस्प्यूट क्या है। 126 साल पुराना डैम है जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है। ये चीज़ें मैं पूरी तरह से रटा चुका हूँ, कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। कोई बात नहीं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पड़े हुए इस मुल्ला पेरियार केस को। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरकार ये केस क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये केस वापस से चर्चा में आने वाला है। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा आर्टिकल में पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी रीड आउट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं है। अभी यहाँ पर वेट करो थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर चर्चा की गई है इस पूरे केस के बारे में, तो इस केस के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 1 में हमारे सिलेबस में वाटर रिसोर्स का टॉपिक है, प्लस जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, तो उनसे आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों था। यहाँ पे बहुत दिनों से चर्चा में लगातार है, यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी विवाद उठ चुका है। विवाद क्यों उठा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम लोग इस डिस्प्यूट के बारे में कुछ बेसिक से क्लियर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये जो मुल्ला पेरियार डैम है बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है केरला के अंदर। ठीक है, केरला में ये सिचुएटेड है, लेकिन अगर हम देखें तो इस डैम का जो पानी वगैरह है वो केरला इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप कहोगे क्यों, वो आगे पता चलेगा। अभी यहाँ पर क्या है ना कि तमिलनाडु इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, हालांकि ये जो डैम है ये केरला के अंदर है, लेकिन तमिलनाडु इस पूरे डैम को ऑपरेट करता है, इसके पानी को इस्तेमाल करेगा, सारा काम यहाँ पर तमिलनाडु ही करेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक डैम दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, इसको ऑपरेट दूसरा स्टेट कर रहा है, तो इससे यहाँ पर कंसर्न्स बढ़ी जाएंगे। हम लोग को इस सुनवाई में मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है और डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, विवाद बढ़ेंगे और यही हुआ है। विवाद काफ़ी बड़े हैं। अगर हम डिस्कस करें ये जो डिस्प्यूट है बेसिकली, ये जो डिस्प्यूट अपने आप में काफ़ी पुराना है।
सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि ये जो डैम है, डैम के अंदर होता क्या है। यहाँ पर एक जो बांध बना हुआ है, ये जो बांध है बेसिकली 126 साल पुराना बांध है, 126 साल पुराना ये डैम है। और ये एक बेसिकली तमिलनाडु के अंदर बनाया गया, सॉरी केरला के अंदर बनाया गया था। और यहाँ पर केरला के अंदर बनाने के बाद क्या बोला गया, तमिलनाडु को लीज पर दिया गया, तमिलनाडु को रेंट पर दिया गया, किराए पर। कितने साल के लिए, 999 ईयर के लिए, अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1000 साल के लिए तमिलनाडु को किराए पर दे दिया गया। 1895 के आसपास की बात है। तो अभी यहाँ पर ये डैम काफ़ी पुराना हो चुका है, 126 ईयर्स पुराना हो चुका है। तो केरला सरकार का कंसर्न एक है, ये है केरला सरकार यहाँ पर ये बोलती है कि भाई यहाँ पर जो ये डैम हमारे यहाँ पर बना हुआ है, जिसको तमिलनाडु ऑपरेट कर रहा है, ये डैम बहुत पुराना हो चुका है, इसके अंदर पानी का लेवल बहुत बड़ा रखा है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार से बोला कि आप पानी का लेवल कम कर रहे हो, क्योंकि डैम काफ़ी पुराना हो चुका है, डैम के ऊपर बहुत सारे क्रैक है, ठीक है, दरारें आई पड़ी हैं, और कभी भी यहाँ पर चांसेस है कि डैम फूट जाएगा। अगर ये डैम टूटा तो इससे काफ़ी बर्बादी होगी केरला के अंदर, खासकर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही ये डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु से बोला जाता है कि भाई अपना जो पानी है, वाटर लेवल है, इसको थोड़ा सा कम कर लो। लेकिन तमिलनाडु बोलता है नहीं, हम लोग वाटर लेवल को कम नहीं करेंगे। अगर वाटर लेवल कम कर दिया तो इससे तमिलनाडु के एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होता है। उसको लेकर यहाँ पर वाटर लेवल को मैनेज करने के बारे में चर्चा की जाती है लगातार। एक कमेटी वगैरह बनाई गई है, कमेटी बहुत पुरानी कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को अभी जगाया गया क्योंकि वो यहाँ पर एक तरीके से काम नहीं कर रही थी। तो अब यहाँ पर कमेटी से बोला गया भाई आप डिसाइड करो कि कितना वाटर लेवल होने वाला है। अब यही जो पूरा मुद्दा है ना, इसी मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा 15 दिसंबर को। तो ये आर्टिकल वापस से 15 दिसंबर में चर्चा में आने वाला है। तो मुल्ला पेरियार डैम क्या है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, मुल्ला पेरियार इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। एक मुल्लायार पेरियार रिवर यहाँ पर मिली, यहाँ पर इस प्रकार से इस डैम को बनाया गया। केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 999 ईयर्स के लिए तमिलनाडु को ये रेंट पर दिया था और तब से यहाँ पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट कर रहा है। और ये जो डैम है बेसिकली अगर हम इसका मेजर पोर्शन देखें तो पेरियार रिवर पर ये देखने को मिलेगा, पेरियार नदी के ऊपर है। तो पेरियार नदी के बारे में भी जान लेना एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर पेरियार रिवर बेसिकली एक सबसे लंबी नदी है केरला के अंदर, जिसकी लेंथ लगभग 244 किलोमीटर्स के आसपास है। और केरला नदी को, सॉरी केरला नदी बोल रहा हूँ, पेरियार नदी को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये नदी है ये ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से, और उसके बाद यहाँ पर ये बहती हुई पेरियार नेशनल पार्क से बहती हुई निकलती है। और इस नदी की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एक है मुतिरापूजा, देन उसके बाद मुलैयार, देन उसके बाद चेरुथोनी, देन उसके बाद यहाँ पर पेरिनजनकुती। तो यहाँ पर ये इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये आप देख पा रहे हो जो पाइप वगैरह जा रहे हैं, ये पाइप वगैरह कहाँ से जा रहे हैं, ये उसी डैम से, केरला से। यहाँ पर जो अंदर केरला में डैम देखने को मिलेगा वहाँ से पाइप जा रहे हैं तमिलनाडु में, और इस पाइप से पानी ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ पर दी गई है। आई होप आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब ये डैम डिस्प्यूट हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल। यहाँ पर क्या हुआ है, ह्यूमन राइट्स डे हमने अभी सेलिब्रेट किया है रिसेंटली 10 दिसंबर को। उस बेसिस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक कॉल करी है। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई डिबेट होना चाहिए राइट टू क्लाइमेट जस्टिस को लेकर भी। ठीक है, राइट टू क्लाइमेट जस्टिस को लेकर भी एक डिबेट होना चाहिए, प्लस ह्यूमन राइट्स को लेकर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट ने ये सारी चीज़ें बोली हैं। हाँ, आप कह सकते हो फ्राइडे में ये स्टेटमेंट दिया गया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के टाइम पर हम लोग एक तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करेंगे। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ह्यूमंस के बीच में एक तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला आज के टाइम पर दुनिया भर को ज़रूरत है कि एक डिबेट हो कि इसके ऊपर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम के जो एक तरीके से फ्यूचर है वो आज के टाइम पर हमारे बच्चे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वो आने वाले टाइम का फ्यूचर हैं, और यही लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मदर नेचर को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों को डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होना चाहिए, और इसको लेकर एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। ऐसा हमारे प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट निकल कर आया। लेकिन अभी यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा ह्यूमन राइट डे। अब ये आर्टिकल इतना कुछ खास दिख नहीं रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख पाओगे अभी मैं इस आर्टिकल को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, खासकर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर मैंशनड है।
न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हर साल हम लोग ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को पूरे दुनिया भर में, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब क्या है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे के बारे में आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा, भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या सिचुएशन है वो पता चलेगा, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, भारत ने कितने कॉन्वेंशन साइन कर रखे हैं, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप बस खाली नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन करते रहना, अदरवाइज़ यहाँ पर जो भी आपके पास PDF वगैरह आएगा वहाँ से जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेना अपने नोट्स में। तो यहाँ पर चर्चा की गई है इस दिन क्या हुआ था, लगभग 10 दिसंबर के आसपास की बात है। तो यहाँ पर 1948 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने अडॉप्ट किया किसको, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो UDHR को यहाँ पर एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, और जो UDHR है इसने कुछ यहाँ पर बेसिक नॉर्म्स रेगुलेशंस यहाँ पर बना दिए ह्यूमन बींग्स को लेकर कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी कुछ होना चाहिए, मानव के पास अधिकार हैं, और मानव के अधिकार की जो शुरुआत है वो तभी से हो चुकी थी। अब अगर हम बात करें साल 2021 का जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, इसका थीम क्या है, देखो थीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है। UPSC नहीं पूछता डेफिनेटली, लेकिन वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब की बार का जो थीम है वो है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, मतलब कि इक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, जो एक तरीके से इनइक्वालिटी, भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है, आप कह सकते हो उसको हम लोग कम करेंगे, और ह्यूमन राइट्स को एडवांस करेंगे, जो मानव के अधिकार है उसको और ऊपर स्तर पर लेकर जाएंगे। ये इस बार का थीम है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग अपने दुनिया भर में इक्वालिटी को प्रमोट करें, पीस को प्रमोट करें, शांति को प्रमोट करें, ठीक है, जस्टिस, फ्रीडम, जो लोगों का राइट्स है बेसिकली, जो उनके हक हैं उनको प्रोटेक्शन दें। तो ये यहाँ पर मेन मकसद रहता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के पास पूरी तरह से राइट है उसका, ठीक है, और उसके प्रति रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस को लेकर कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स के बारे में, आखिरकार ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, देखो ह्यूमन राइट्स मानव के अधिकार हैं, सब बहुत सारे अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं, और यहाँ पर खासकर सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन को लेकर भेदभाव ना हो, इनके बीच में कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की चीज़ों में हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद आज के टाइम पर जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर गुलामी नहीं करेंगे, टॉर्चर एक तरीके से हम लोगों को नहीं किया जा सकता। तो मतलब आप कह सकते हो हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं आज के टाइम पर, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं। नेल्सन मंडेला यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर उसके ह्यूमन राइट्स को डिनाई किया जाता है, अगर उसके ह्यूमन राइट्स को नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मानवता है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें बोली जाती है। तो ह्यूमन राइट्स, मानव के जो अधिकार हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल लेवल पर ना बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जो कि क्या काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो कन्वेंशंस कौन कौन से, या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है वो कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूँ, और फिर उसके बाद बताऊँगा एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वजह से इस इंटरनेशनल बॉडी के बारे में ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहली बॉडी आती है UDHR, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसने यहाँ पर लगभग 30 राइट्स को बता रखा है, 30 हक हैं मानव के, और यहाँ पर बहुत सारे राइट्स बता रखे हैं, ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, और उसके बाद फ्री स्पीच हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, सारे राइट्स आप देख पाओगे यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इंडिया ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है, इस UDHR के अंदर, तो इंडिया भी यहाँ पर इसका एक पार्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इस वजह से भारत के अंदर भी काफ़ी चर्चा होती है ह्यूमन राइट्स को लेकर। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग कन्वेंशन आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं, ह्यूमन राइट्स को आगे प्रमोट करते हैं। जैसे कि कन्वेंशन के नाम अगर मैं बताऊं तो एक है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, 1948 में कन्वेंशन लाया गया था। उसका यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग कन्वेंशंस हैं जो कि काम करते हैं यहाँ पर कि भेदभाव ना हो ह्यूमन के बीच में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को हम लोग ऊंचे स्तर पर लेकर जाएं, ठीक है, लोगों के बीच में एक पीस मेंटेन रहे, लोगों के बीच में रेस, कलर, सेक्स को लेकर, नेशनलिटी को लेकर कोई भेदभाव ना हो, उसी को लेकर ये अलग अलग कन्वेंशन लाए गए। इन कन्वेंशंस को आप लोग रीड कर सकते हो एक बार। क्यों रीड करना है? क्योंकि यहाँ पर भारत ने इन, आप कह सकते हो इन सभी कन्वेंशंस का कहीं ना कहीं भारत एक पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इन सभी कन्वेंशंस का भारत कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। इस वजह से यहाँ पर इन कन्वेंशंस के बारे में आप लोग एक ध्यान रख सकते हो। और जब भी ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा होती है तो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर में आती है। इसका मेन काम है जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा काउंसिल है इसके अंदर 47 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर मानव के राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर जब प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटेक्शन को लेकर एक और बॉडी आती है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर आप कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आता है और यहाँ पर बताता है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर वायलेशन हो रहा है, ठीक है, मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है ताकि उसके रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया जा सके। ये तो हुई कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बात। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या चीज़ें, क्या प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। हमारे संविधान में आपको मालूम होगा फंडामेंटल राइट्स भी हैं और डीपीएसबीज भी हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन किया गया है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये सारे राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आज आप लोगों का काम यह है फंडामेंटल राइट्स को जाकर रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डीपीएसपीज भी आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपको देखने को मिलेंगे हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट टू सिक्योरिटी है लोगों के पास, राइट टू वर्क है, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के सारे अधिकार देखने को मिलते हैं। तो मेन मकसद क्या है, इन अधिकार को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आज के टाइम पर हम देखते ही हैं ना बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर एनएचआरसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जहां पर यूपी उत्तर प्रदेश टॉप पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये आर्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये आप लोगों ने खुद देख लिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चर्चा की गई है स्टबल बर्निंग के बारे में, लेकिन अभी जो हमारी सरकार है ना वो ये देख रही है कि हम लोग स्टबल को एज अ बायोफ्यूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बायोफ्यूल के बारे में बताऊंगा, बायोफ्यूल होता क्या है, बायोफ्यूल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ना हम लोग एक तरीके से पोल्यूशन को कम करने के लिए, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको बायोफ्यूल के बारे में पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसी के बेसिस पर मैंने आज का थंबनेल भी बना रखा है। तो अभी क्या हुआ है, जो एनटीपीसी है बेसिकली यहाँ पर एनटीपीसी को लगभग क्या किया, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेसिकली यहाँ पर, वह है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी क्या हुआ, 3000 टन ऑफ स्टबल को यहाँ पर खरीदा गया एनटीपीसी के थ्रू, और अब यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट्स को स्टडी किया जाएगा और बोला ये जा रहा है जो स्टबल होती है, जो पराली होती है, इसको बायोफ्यूल के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ बायोफ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको बायोफ्यूल बना दिया जाएगा तो बायोफ्यूल का हम लोग बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है बायोफ्यूल, डीजल को रिप्लेस कर सकता है, आगे मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो जो हमारी सरकार है इन्होंने यहाँ पर काम किया है एक प्लान के ऊपर, लगातार इन्होंने बोला है कि यहाँ पर काम कर भी रहे हैं, बेसिकली काम किया नहीं, काम कर रहे हैं कि बायोफ्यूल को हम लोग एक तरीके से क्या कर सकें, जो भी एक तरीके से हमारा बायोफ्यूल के तौर पर हम लोग स्टबल को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि स्टबल बर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मालूम होगा कितनी ज़्यादा चर्चा होती है कि जो पराली होती है उसको जला दिया जाता है, जलाने की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है, ह्यूमन हेल्थ काफ़ी डैमेज होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ डैमेज होता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग इसका कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आ पा रहे हैं। रिसेंटली एक सोल्यूशन था पूसा डिकम्पोजर, आपको मालूम होगा पूसा डिकम्पोजर एक सोल्यूशन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग स्टबल बर्निंग है इसका बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे तो बायोफ्यूल से काफ़ी हद तक हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पोल्यूशन तब भी होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के थ्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर आप कह सकते हो इनका कहना यह है कि आज के टाइम पर अगर हम देखें जो एक तरीके से स्टबल बर्निंग है इसको हम लोग पूरी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय से एक विवाद देखने को मिलता है। इसके लिए हम लोग स्टबल बर्निंग को एज अ बायोफ्यूल जनरेट कर सकते हैं, एज अ बायोफ्यूल की तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर भारत ने भी अपना अनाउंसमेंट कर रखा है। एक तरीके से आपको मालूम होगा रिसेंटली जो ग्लासगो समिट हुआ था कि हम लोग 2070 तक क्या करेंगे, अपना नेट जीरो टारगेट करेंगे, मतलब कि पोल्यूशन को कम से कम करेंगे। तो उसके लिए एक बेहतरीन सा स्टेप ये साबित हो सकता है कि हम लोग स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन लेकर आएँ। स्टबल बर्निंग आखिरकार क्या होती है पहले आपको ये बताता हूँ, कुछ बेसिक क्लियर करता हूँ, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा एडवांस पर चलेंगे। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। स्टबल बर्निंग क्या होती है आप समझ गए होंगे, जो पराली होती है बेसिकली उसको जला दिया जाता है। देखो हमने फसल उगाई, उगाने के बाद यहाँ पर कटाई हो गई, उसका जो बहुत सारा वेस्ट बचता है, जो वेस्ट होता है ना बेसिकली उसको जला दिया जाता है। अब जब जला देते हैं तो यहाँ पर ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, जलाने से क्या होता है यहाँ पर बहुत सारी पोल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो स्टबल बर्निंग क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है जब पराली रह जाती है तो इससे यहाँ पर काफ़ी मतलब जलाने के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, मैंने जैसा बताया क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं,
उसके बाद यहाँ पर क्या है आज के टाइम पर, अच्छा क्या कारण है कि स्टबल बर्निंग देखने को मिलता है? सबसे बड़ा कारण है कि भाई हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि स्टबल बर्निंग अगर आपको यहाँ पर मशीन से कटाई करनी है इसकी तो आप कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, उसके लिए आपको पैसा लगना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ये एक एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगा। तो बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है, ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद क्या है, एक तरीके से स्टबल बर्निंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन में जैसे मैंने बताया हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये अलग अलग गैसेस है जो कि काफ़ी हद तक हार्मफुल इफेक्ट डालती है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स को और एनवायरमेंट के साथ साथ जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो एक तरीके से मिट्टी है उसका जो उपजाऊपना है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस प्रकार की स्टबल बर्निंग करते हो तो इससे जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्लस यहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चरनेस होता है, जो थोड़ी सी नमी होती है वो भी खत्म हो जाती है, जो एक तरीके से ज़मीन वो बंजर बन जाती है अगर हम लोग लगातार स्टबल बर्निंग करते रहते हैं। तो स्टबल बर्निंग के क्या नुकसान है, आई होप आपको क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे बोला गया है स्टबल बर्निंग को हम लोग एज अ बायोफ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ये सर्च कर रहे हैं, इस पर रिसर्च चल रही है, बिल्कुल लगातार काम चल रहा है, हम लोग यहाँ पर स्टबल बर्निंग को एज अ बायोफ्यूल यूज़ करें। अब बायोफ्यूल होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। अगेन आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बायोफ्यूल, देखो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, ठीक है, उसको हम लोग बायोफ्यूल बोलेंगे, जिसको, लेकिन कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको प्रोड्यूस किया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से और बहुत कम समय में, जैसे कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ हो गई, कॉर्न, शुगर, इन सब चीज़ों की वजह से भी हम लोग बायोफ्यूल को बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा, कम टाइम में आप लोग यहाँ पर इसको बायोफ्यूल के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप लोग देख पाओगे इसका अपने आप में काफ़ी बेनिफिट है। बायोफ्यूल ना अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में बायोफ्यूल हो सकता है। सॉलिड में बात करें तो लकड़ी हो गई, ठीक है, या ड्राइड जो सूखे प्लांट्स होते हैं वो हो गए, ठीक है, या और मैन्योर हो गया, और भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकल कर आता है, वो सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर बायो इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया। गैसियस की बात करें तो बायो गैस देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग बायोफ्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस की फॉर्म में जो कि प्रेजेंट है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो बायोफ्यूल होते हैं बेसिकली ये रिप्लेस कर सकते हैं किसको, डीजल को, पेट्रोल को, प्लस उसके बाद और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। बायोफ्यूल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, प्लस उसके बाद जो गर्मी है उसको जनरेट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि आज के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं ऑयल के प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके बेसिस पर भी हम लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो हम लोग बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप देख पाओगे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन फॉसिल फ्यूल्स को आप कह सकते हो यूज़ करते करते आज के टाइम पर कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो अगर हम लोग बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो इस पोल्यूशन से भी बच पाएंगे। तो ये अपने आप में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर हम डायरेक्टली एडवांटेजेस के बारे में चर्चा करें बायोफ्यूल के बारे में, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी देखो, बायोफ्यूल हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोमास से, ठीक है, बायोमास जो कि एक तरीके से बिल्कुल रिन्यूएबल है, जैसे कि आप कह सकते हो फूड रिसोर्सेज हो गए, जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, ठीक है, शुगर होता है, और भी यहाँ पर जो हमारी जो एक तरीके से क्रॉप का वेस्टेज होता है, जो फसल होती है ना इसकी बहुत सारी वेस्टेज होता है, जो हमारी कूड़ा करकट, जो हमारा एक तरीके से आप कूड़ा करकट तो नहीं कह सकते, जो वेस्टेज वाली क्रॉप निकलती है, वेस्ट क्रॉप निकलती है, उससे भी बायोफ्यूल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसी वजह से इसको बायोफ्यूल बोला जा रहा है। अब सोर्स मटेरियल क्या होता है, तो सोर्स मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्रॉप वेस्ट हो सकता है, मैन्योर हो सकता है, और भी दूसरे बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ पर पोल्यूशन होगा डेफिनेटली, लेकिन जितना फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन हो रहा है उतना नहीं होगा। जितना तेज़ी से यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से पेट्रोल और डीजल इन सब चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है उतना तेज़ी से पोल्यूशन नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो बायोफ्यूल को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर लोकली। हम लोग को दूसरी कंट्री से फ्यूल को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। बस फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन सामान का इस्तेमाल करने के बाद बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हो लोकली, ठीक है, उनका हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग इसको लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होगी ताकि यहाँ पर काम किया जाए। अब लोगों की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट में खर्चेंगे, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकॉनमी ग्रो होगी। तो इस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब क्या होगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे मैं पहले बताता हूँ हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों है, तो यहाँ पर इसके फ़ायदे तो पड़े लेकिन नुकसान भी हैं।
सबसे पहला नुकसान है एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर जितनी एनर्जी फॉसिल फ्यूल देगा ना, जितनी एनर्जी पेट्रोल देगा आपको, उतनी एनर्जी यहाँ पर ये बायोफ्यूल नहीं देगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कि अगर हम बात करें 1 गैलन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन 1 गैलन जो इथेनॉल है ना वो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायोफ्यूल के अंदर जो एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। प्लस कॉस्ट की बात करें तो दोनों महंगाई दोनों में ही देखने को मिलेगी। चाहे आप फॉसिल फ्यूल की बात करो, फॉसिल फ्यूल को भी पंप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। और चाहे वो बायोफ्यूल की बात करें तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर ही पैसा लगेगा। तो कॉस्ट दोनों में लगती है। लेकिन यहाँ पर बायोफ्यूल जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब बायोफ्यूल बनाते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है फूड का शॉर्टेज। बिल्कुल खाने का शॉर्टेज पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कंसर्न है, देखो मैंने जैसे बताया बहुत सारी वैल्यूएबल क्रॉप लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग फ्यूल क्रॉप्स को, मतलब बहुत सारी जो क्रॉप लैंड है, मतलब जहाँ पर फसल उगाई जा रही है, लोग क्या करते हैं, जब लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बेच रहे हैं अपनी फसलें, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी फसलें उगाएंगे जिससे कि बायोफ्यूल बना सके। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर जो वैल्यूएबल क्रॉप लैंड है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें उगानी चाहिए थी, वहाँ पर आप कह सकते हो बायोफ्यूल्स के लिए क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर वो वाली फसलें उगाई जा रही हैं और वो बेची जा रही है। उसके बेसिस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगा, जो खाने पीने की कमी, यहाँ पर एक तरीके से खाने की कमी हो जाएगी देश भर के अंदर। तो एक प्रॉब्लम ये है। प्लस वाटर यूज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बायोफ्यूल क्रॉप्स होती हैं बेसिकली, इसके अंदर आपको बहुत भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है इसकी सिंचाई के लिए, इसके इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का शॉर्टेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। काफ़ी बेहतरीन सा आर्टिकल था, मैंने काफ़ी डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया 99 अफगान सिख्स हैं और हिंदूज़ हैं जिनको अभी एयरलिफ्ट किया गया है अफगानिस्तान से। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में 15 अगस्त या 16 अगस्त के आसपास तालिबान ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। वहाँ की सरकार बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अशरफ गनी वहाँ से भाग गया, ये आपको सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया वहाँ से, बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, वहाँ से निकाला, अपने कंट्री में लेकर आए। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही तालिबान ने क्या किया, वहाँ पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया। अब एयरपोर्ट्स बंद हुए, एयर फ्लाइट्स बैन हुई, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे लोगों को नहीं बुला पाए थे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हम लोगों ने लगभग 99 अफगान सिख्स और हिंदूज़ को एयरलिफ्ट किया है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस आर्टिकल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे कल्चर या फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो कि जीएस पेपर 1 के अंदर स्टैंड करता है। वो क्या है कि अभी आप देख पाओगे जो अफगानिस्तान से यहाँ पर निकल कर आए लोग, यहाँ पर आप देख पाओगे जो सिख्स हैं, ये क्या लेकर आए अपने साथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर लेकर आए। इसको कैरी किया है इन्होंने वहाँ से गुरुद्वारा से, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है ना, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको 2 बार मेंशन किया गया। आप देख पाओगे जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर 2 श्री गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे कि आखिरकार ये गुरु ग्रंथ साहिब होता क्या है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर वो 4+1 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रिसेंटली यहाँ पर आपके देख पाओगे ये आर्टिकल पहले भी चर्चा में था, क्योंकि अभी हाल ही में भी ऐसा हुआ है कि इंडिया ने लगभग 3 स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख होली बुक होती है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान से लेकर आया है। ठीक है, तो मतलब पहले भी चर्चा में था, रिसेंटली यहाँ पर ये काम हुआ है। पहले भी यहाँ पर अफगानिस्तान से ये गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया है, लगभग 3 ये आ चुके, मतलब ले आए हैं हम लोग, 3 और अफगानिस्तान के अंदर रह गई थी, ये भी और लेकर आए गए। ठीक है, 3 और अफगानिस्तान के अंदर रह गई थी, अभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टोटल है, तो टोटल अफगानिस्तान के अंदर 13 स्वरूप हम लोग को देखने को मिले थे। तो आखिरकार ये स्वरूप क्या होता है, तो स्वरूप बेसिकली एक होती है फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, श्री यहाँ पर आप कह सकते हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक फिजिकल कॉपी होता है स्वरूप, जिसको हम लोग यहाँ पर पंजाबी में बिर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हर बिर होती है इसके अंदर लगभग 1430 पेजेस होते हैं, जिसको रेफर किया जाता है एज अ अंग। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेना आप लोग, यहाँ पर चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो सिख्स होते हैं, यहाँ पर जो सिख्स कम्युनिटीज़ हैं, ये यहाँ पर स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब को कंसीडर करते हैं एज अ लिविंग गुरु। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से उस होली बुक को ट्रीट किया जाता है। एक तरीके से जो होली बुक है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। देन उसका यहाँ पर बिलीव करते हैं कि जितने भी यहाँ पर 10 गुरु हैं, ठीक है, जितने भी 10 गुरु थे उनका यहाँ पर आपका कह सकते हो कि एक तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर यहाँ पर उनका एक एटर्नल फिजिकल फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म है। मतलब यहाँ पर जो 10 गुरुज़ की बातें हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो गुरु अर्जन देव हैं, 5th सिख मास्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर जो एक तरीके से ये स्वरूप था, पहला बिर था, बेसिकली पहला बिर कंपाइल करा गया था किनके थ्रू, तो गुरु अर्जन देव के थ्रू यहाँ पर कंपाइल किया गया था।
1604 में, ठीक है। जो यहाँ पर पहला बिल था गुरु ग्रंथ साहिब का, वो यहाँ पर गुरु अर्जन देव के थ्रू कंपाइल किया गया 1604 में, और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दिया गया था गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर। फिर उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे यहाँ पर, ये 10वें सिख मास्टर थे। इन्होंने और भी अलग अलग जो वर्सेस थे वो इसके अंदर ऐड करे थे, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो ये बिल है इसको दूसरी बार कंपाइल किया गया था, और दूसरी बार सबसे आखिरी बार ये कंपाइल किया गया 1708 में, ठीक है। फिर उसका यहाँ पर क्या हुआ, 1708 में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये लिविंग गुरु ऑफ सिख्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी हैं उनके लिए यहाँ पर एक लिविंग गुरु की तरह यहाँ पर ये होली बुक काम करेगी। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है बेसिकली यहाँ पर हमने देखा क्या क्या है, यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। 6 गुरुज के थ्रू, जो 6 सिख गुरुज थे इनको थ्रू लिखा हुआ है। 15 सेंट हो गए, और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, ये जो चीज़ें हैं मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी हैं। अभी यहाँ पर और कुछ खास चीज़ें नहीं हैं जो कि आप लोग यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग। इसके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हो। फिलहाल जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। ये आर्टिकल देखो, इसको मत पढ़ना। चाइना क्लेम करता है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल अपने आप में ज़बरदस्त है, मतलब इस आर्टिकल को छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल, इस पेज पर एक लौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट सा आपको देखने को मिलेगा, वो ये है। यहाँ पर ये आर्टिकल क्या बोलता है निकारागुआ के बारे में। जैसे मैंने आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा निकारागुआ के बारे में, तो इस कंट्री को जाकर मैप में ज़रूर देखना। जो निकारागुआ है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन है ना, वहीं पे आपको निकारागुआ देखने को मिलेगा। निकारागुआ के नीचे शायद एक कोस्टा रिका आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर होंडुरस देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में निकारागुआ है, अपने आप में काफ़ी लार्ज एरिया देखने को मिलेगा इस कंट्री का आपको। और यहाँ पर क्या हुआ, अभी निकारागुआ ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग जो अपने ताइवान के साथ रिलेशंस है उसको ख़त्म करेंगे। मतलब निकारागुआ एक ऐसी कंट्री थी जो कि ताइवान को एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ करता था, लेकिन अब यहाँ पर उसने मना किया, ताइवान के साथ रिलेशंस को हम लोग अपना ख़त्म करेंगे, ऐसा यहाँ पर निकारागुआ का स्टेटमेंट निकल कर आया। जब निकारागुआ ने ये सब किया तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, स्टेट जो डेमोक्रेसी समिट है वो चल रहा है यहाँ पर। तो यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जोर दिया है सभी कंट्रीज़ को कि भाई अपने जो रिलेशन है वो आप ताइवान से बढ़ाओ, क्योंकि अभी रिसेंटली एक कंट्री ने यहाँ पर निकारागुआ ने क्या किया, यहाँ पर अपने ताइवान के साथ रिलेशन को मतलब पूरी तरह से ख़त्म किया है। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एक तरीके से मेंशन ये करते हैं कि ताइवान के साथ दूसरी कंट्रीज़ को अपने रिलेशन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ताइवान आज के टाइम पर एक कंसर्न कंट्री आपको देखने को मिलेगा। और एक तरीके से चाइना पूरी तरह से यहाँ पर क्लेम करता है कि ताइवान मेरा पार्ट है। ताइवान बोलता है नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी चाइना का पार्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक अलग से एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट कंट्री हम लोग दे हैं। और यूएस यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट भी करता है, ठीक है, ताइवान को काफ़ी सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये जो डेमोक्रेसी समिट हुआ है यहाँ पर ताइवान को भी इनवाइट किया गया है, और ताइवान के लीडर ने बोला बिल्कुल हम जाएंगे और वहाँ पर भाषण भी देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हम देखने को मिलती हैं। तो अभी जो निकारागुआ है इसने यहाँ पर काम किया। अच्छा, निकारागुआ ने ऐसा क्यों किया? निकारागुआ के अंदर एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रेसिडेंट डेनियल ऑर्टेगा। अब यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट डेनियल ऑर्टेगा है ये अपने आप में बहुत खतरनाक इंसान है। अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से किसी और की सरकार आने ही नहीं दी। जब इलेक्शन आए तो यहाँ पर लोग को अरेस्ट करवाया, ठीक है, और बहुत कम मात्रा से जो भी वोट थे वो सब इनके फेवर में गए। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी तरफ एक तरीके से लीड ही किया है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या हुआ यहाँ पर इसी चीज़ के तौर पर यहाँ पर यूएस ने एक तरीके से इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पर सैंक्शन लगाया, बोला कि बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, ये सही नहीं है जैसा यहाँ पर कंट्री के अंदर हो रहा है। अब जब सैंक्शंस लगाए गए तो यहाँ पर निकारागुआ ने क्या किया, यहाँ पर सैंक्शन के साथ लगे, निकारागुआ ने बोला कि हम लोग भी अपने जो ताइवान के साथ रिलेशन है वो ख़त्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्यों करें ताइवान के साथ रिलेशन ख़त्म, मैं बताऊँ। एक रीज़न ये है कि जो निकारागुआ है ये कंट्री पहुँचा चाइना के पास, चाइना का सपोर्ट मांगने पहुंचा, क्योंकि अमेरिका की सारी साइड से यहाँ पर इनके ऊपर लग चुके हैं सैंक्शन। तो ये पहुंच चुका कहाँ पर, चाइना की साइड पर, चाइना से मदद मांगने। तो आप देख पाओगे इसी वजह से यहाँ पर ये बोला गया कि आज के टाइम पर ताइवान के साथ रिलेशन खत्म कर रहा है, क्योंकि चाइना क्या चाहता है, चाइना तो खुद यहाँ पर बोलता है ताइवान चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आज के टाइम पर चलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है क्या हुआ है आखिरकार। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। यहाँ पर और भी बकवास आर्टिकल इनको आप लोगों को छोड़ना है, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कोई भी खास आर्टिकल देखने को यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। सैटरडे है, सैटरडे में वैसे भी कम ही आर्टिकल आपको मतलब खास देखने को मिलते हैं। एक आर्टिकल ये है,
जहाँ पर चर्चा की गई है जो फ्यूल का डिमांड है वो डिक्लाइन हुआ है, फ्यूल का डिमांड कम हुआ है 11.4% से नवंबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल्स थे, मतलब नवंबर के महीने के स्टार्टिंग में आप कह सकते हो फेस्टिवल्स थे, लेकिन जैसे ही त्यौहार का ये पूरा का पूरा समय खत्म हुआ, त्यौहार के बाद यहाँ पर एक तरीके से जो फ्यूल डिमांड है बहुत तेज़ी से गिर चुकी है, ऐसा बताया गया। त्यौहार के बाद यहाँ पर जो एक तरीके से फ्यूल की डिमांड है वो गिरी है, इसी को बार बार रिपीट करा गया है। आप लोग खुद भी रीड करोगे तो एक ही लाइन चार पांच बार रिपीट करी गई हैं, तो इसको आप लोग पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसकी हेडिंग पढ़ के, मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हेडिंग पढ़ के आप लोग स्किप कर सकते हो, जहाँ पर डिटेलिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में जाता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको करवाया है थोड़ी देर पहले। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी एडिटोरियल कम ही आते हैं, जो अगला पेज आता है वो ग्राउंड जीरो का आता है, जो कि बेकार होता है, हमें नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पर एडिटोरियल की बात करें तो दो आर्टिकल काफ़ी खास देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर जीएसटी को लेकर चर्चा की गई है कि जीएसटी आज के टाइम पर भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज के टाइम पर भी यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है टीचर्स के बारे में। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन करी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी आर्टिकल को कवर करते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, तो एक एक करके बस खाली सुनते हुए चलना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, जो भी अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, बेसिकली यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स है, और आज के टाइम पर क्या भारत के अंदर ही जीएसटी लगती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अलावा और ही बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आप देख पाओगे जीएसटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं। वन नेशन वन टैक्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो कंट्रीज़ भी काफ़ी सफ़र कर रही हैं जीएसटी से, और आप देख पाओगे इंडिया के अंदर भी आप देखने को मिलेगा कि जीएसटी के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों ने देखी नहीं है। जीएसटी को किस तारीख को लाया गया था? 1 जुलाई 2017 में यहाँ पर जीएसटी को हम लोग लेकर आए, और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर जो जीएसटी को लेकर आए, तो इसी वजह से यहाँ पर एक लैंडमार्क रिफॉर्म, एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है भारत के टैक्स हिस्ट्री के अंदर। जो भारत का कर इतिहास है इसके अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म यही हुआ कि जीएसटी को लेकर आए। ठीक है, और हमने जीएसटी को लाते हुए एक्सपेक्टेशन ये किया था कि हमारा जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, और जो बहुत सारी टैक्सिंग को लेकर प्रॉब्लम्स थी वो कम होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी कंट्री के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर और ही मतलब जो प्राइस है, जो दाम है वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से बोला गया था कि बिल्कुल ये काम करेगा, और जीएसटी के अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट रखा। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जीएसटी के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। इन्होंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखे कि भाई हाँ बिल्कुल ये सारी चीज़ें ग्रो होंगी और हमारी इकॉनमी ग्रो होगी। ठीक है, बहुत सारी छूट भी दी जाती है जीएसटी में, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारी जगह पर एग्जेम्पशन किया गया है, बहुत सारी जगह पर छूट दी गई है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं कमी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। जीएसटी के अंदर आपको अलग अलग टैक्स रेट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब क्या है, यहाँ पर कुछ रिजॉल्व यहाँ इशूज़ के बारे में बताया गया, अनरिजॉल्व इशूज़ के बारे में। हम लोगों ने देखा 50 महीने के बाद भी आज के टाइम पर भी जो इशूज़ हैं वो अपने आप में बरकरार हैं जीएसटी को लेकर। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पर एक सेमिनार हुआ था जीएसटी को लेकर, और उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया था गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ने। और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, इंडिया से बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, प्लस और भी सेलेक्टेड कंट्रीज से एक्सपर्ट्स थे, जैसे कि मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ठीक है, मेक्सिको, कनाडा, यहाँ सभी जगह से लोग थे। इंडिया के जीएसटी एक्सपीरियंस के बारे में जब चर्चा की गई, इसके ऊपर फोकस किया गया, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया था इसके अंदर, लेकिन तब भी हम लोग खुलकर जीएसटी के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सके। हमने यहाँ पर कुछ एक दो जो पॉइंट थे उसी को लेकर चर्चा कर दी, जो एक तरीके से एक वाइडर डिस्कशन होना चाहिए था, वो यहाँ पर उस प्रकार का डिस्कशन नहीं हो पाया, क्योंकि हमने खुद जीएसटी के अंदर कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी के कुछ बेसिक और पिलर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो इंडिया का जो जीएसटी आर्किटेक्चर है वो किस बेसिस पर बना है, यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल देखने को मिलेगा और दूसरा आपको जीएसटी नेटवर्क देखने को मिलेगा। जब हम जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो कि इस आर्टिकल में नहीं मेंशन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में, सॉरी, यहाँ पर आप देख पाओगे जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279A के अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, तो 279A बोलता है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसको बनाया जा सकता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको गवर्न कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी जो चेयरपर्सन होंगी वो एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि इस आर्टिकल में नहीं मैंशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया जीएसटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर हमने देखा एक फर्स्ट की डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जिसको चेयर करेंगे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करती हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ की हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, प्लस और भी बहुत सारे स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। इसी को हम लोग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है आखिरकार कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ में काम कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्कशन होता है इस जीएसटी के अंदर, ये आप लोगों को मालूम भी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया का जो जीएसटी ये आपको स्टैंड देखने को मिलेगा, ये दो चीज़ों के ऊपर बेसिस है, दो चीज़ों के ऊपर बेस यहाँ पर आपको इसका देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी और जीएसटी कंपनसेशन फॉर स्टेट्स। देखो जब जीएसटी को लाया गया था तो ये बोला गया था कि जो राज्य सरकार है उनको कंपनसेशन मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, जब जीएसटी को ला रहे थे ना तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स सब अगेंस्ट में थे, इन्होंने बोला नहीं हम लोग जीएसटी को लागू होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार को डालनी थी जीएसटी, इन्होंने काफ़ी हद तक विजन देख रखे थे कि हम लोग काफ़ी ग्रोथ पर आएंगे। तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक तरीके से स्टेट्स हैं इनको मनाने के लिए बोला। अच्छा पहले एक चीज़ ये और बता दूं, स्टेट्स मना क्यों कर रहे थे जीएसटी को लाने से। इनका कहना यह था कि हमें नुकसान बहुत होगा, ठीक है, हमें बहुत नुकसान होगा। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो सरकार ने, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने बोला कि देखो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होता है तो उसके रिगार्डिंग जो कंपनसेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो उसकी भरपाई है, जो कंपनसेशन है वो आपको मिलेगा और 5 साल तक आने वाले टाइम पर कंपनसेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब ये सब हुआ तो केंद्र जो हमारी राज्य सरकार वो तैयार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो कंपनसेशन मिलेगा तो आगे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल हमारा जीएसटी कंपनसेशन का भी इसके अंदर, तो एक बहुत बड़ा पिलर है, मतलब इसी के बेसिस पर हमने जीएसटी को लागू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जीएसटी जब टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 या 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीजीएसटी, काफ़ी बार मैंने आपको बताया, एसजीएसटी के बारे में बताया है, यूटीजीएसटी। देखो सीजीएसटी के अंदर क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो टैक्स को लेती है। एसजीएसटी के अंदर जो हमारी राज्य सरकार है वो टैक्स को लेती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसी प्रकार से यूटीजीएसटी मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है वो यहाँ पर टैक्स को लिवाई करते हैं। उसी प्रकार से आईजीएसटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर फोकस रखता है। एक राज्य से दूसरे राज्यों के अंदर जब यहाँ पर कोई सप्लाई हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जब ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर जीएसटी लगता है, उसको आईजीएसटी बोलते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने उसके वर्किंग के बारे में बताया। तो वर्किंग के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और कुछ खास चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी आज के टाइम पर जीएसटी रेट्स के बारे में बात करें तो 4 पॉपुलर रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। ठीक है, जो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट है, सबसे कम वाले प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाई जाती है और लग्जरियस जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है वहाँ पर 28% तक टैक्स काटा जाता है, इतनी जीएसटी लगाई जाती है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट और एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा जीएसटी को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है ना, बहुत सारा एग्जेम्पशन दिया गया है, बहुत सारी छूट दी गई है जीएसटी के ऊपर, जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, जिसकी वजह से स्टेट्स यानी जो राज्य सरकार है इनका रेवेन्यू ग्रो ही नहीं हुआ है। पिछले कुछ टाइम से इनकी जो इनकम है वो ग्रो ही नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर रेट जो है जीएसटी का आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी लो आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको ये भी देखने को मिलेगा प्रॉब्लम्स लगातार डबल हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पशन दिया है, प्लस बहुत सारे जीएसटी के फेक बिल्स वगैरह बनाए जाते हैं और यहाँ पर फेक बिल्स के थ्रू यहाँ पर बोल दिया जाता है जीएसटी पे हो गया है। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पशंस हम लोग देख सकते हैं, जो भी एग्जाम्पशन जो भी छूट दी गई है ना जीएसटी के ऊपर, वो अपने आप में काफ़ी मतलब इन्होंने सिचुएशन काफ़ी ख़राब कर दी है। इसी प्रकार का सिनेरियो साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका ने भी यही चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर जो ज़ीरो रेटिंग और जो मतलब आप ज़ीरो रेटिंग देते हो इसके अंदर, और प्लस आपने जब काफ़ी सारी छूट दे देते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपका जो रेवेन्यू गोल होता है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। जो आपने गोल सेट कर रखा था भाई इतना पैसा हम लोग कमाएंगे, वो यहाँ पर आपका गोल ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से मैक्सिको के अंदर देखने को मिला। हालांकि मैक्सिको के अंदर यहाँ पर जीएसटी है, लेकिन फिर भी मैक्सिको ज़्यादातर डिपेंडेंट है अपने इनकम टैक्स के ऊपर। ठीक है, जो इनकम टैक्स होती है बेसिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी यहाँ पर कौन सा टैक्स है आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। उसका यहाँ पर बोला गया क्या कि जो कनाडा कह रहा हूँ, सॉरी, मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 4% तक आपको इनका जो जीडीपी है वो जीएसटी से निकलता है। तो जीएसटी से इनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो। हालांकि यहाँ पर 30 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा को अपने जीएसटी के साथ, लेकिन तब भी आप कह सकते हो इनका भी यही कहना है
कि आप छूट नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जहाँ छूट दी वहाँ पर आप कह सकते हो जीएसटी के लूपहोल्स पकड़े गए। आपने काफ़ी सारी छूट दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे मतलब जीएसटी का जो कलेक्शन है जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, जो आपने एक टारगेट रखा है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से ब्राज़ील के अंदर एक्सपीरियंस किया, तो अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस यहाँ पे बताए गए हैं, और यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस के बाद एक ही मुद्दा ये निकलता है कि आप लोगों को जीएसटी के ऊपर एग्जेम्पशन जो आपने दिया है वो आप लोग नहीं दे सकते। ठीक है, उसी प्रकार से आपने देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें फेस करी गई हैं। तो इंडिया के अंदर जो जीएसटी है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ये देखा है, ये पॉसिबल तब हो पाया जब यहाँ पर स्टेट्स ने और भी बहुत सारे लोगों ने अपना जो बहुत सारा और भी जो तरफ से रेट लगा रखे थे वो यहाँ पर डाउन करे हैं। ठीक है, अगर हम एक चीज़ ये भी देखें, जो हमारी राज्य सरकार है वो और भी बहुत सारे इनहेरिटेड इनडायरेक्ट टैक्स ले रही थी। ठीक है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी टैक्स ले रही थी। उन्होंने यहाँ पर उनका रेट कम किया है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो जीएसटी को ये लोग लेकर आए। तो जीएसटी आज के टाइम पर इक्वली शेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर इक्वली शेयर होता है, आप लोगों को मालूम होगा एक राज्य के अंदर। हाँ, अब ये प्रोसीजर आ गया है। अच्छा, वो मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब यहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर ये एक अच्छा आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। वो क्या है कि मान लो यहाँ पर एक राज्य है, मान लो यूपी की बात करते हैं। यूपी के अंदर यहाँ पर आपने जब ट्रेड किया, आपने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आपने जीएसटी पे किया, तो वो जीएसटी कैसे जाएगा, मान लो उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 18% लगी हुई है, तो कैसे जाएगी, तो वो 18% में से यहाँ पर जो 9% है वो केंद्र सरकार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो 9% है बेसिकली वो यहाँ पर जाएगा स्टेट को, ठीक है, राज्य सरकार को, तो 9% जाएगा। तो इस बेसिस पर चलता है। तो आज के टाइम पर जो जीएसटी है उसका इक्वली शेयर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब उसी प्रकार से आईजीएसटी की बात होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो आईजीएसटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जब आप मान लो यूपी से महाराष्ट्र के अंदर जब आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कहीं पर जीएसटी पे करी है, तो जब जीएसटी पे करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो आईजीएसटी के रिगार्डिंग भी आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रॉब्लम फेस करी है, और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब रेवेन्यू के तौर पर देखा गया था कि बहुत सारे राज्यों का यह रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी आईजीएसटी भी आज के टाइम पर सही से काम नहीं किया है, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। ना ही हमारा जीएसटी के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी काम किया है सही से, ना ही आईजीएसटी काम किया है। अगर हम बात करें तो आईजीएसटी की, तो यहाँ पर मलेशिया का एग्जाम्पल ले सकते हो। मलेशिया ने भी यहाँ पर इन चीज़ों को ऑपरेट किया है, उसके बेसिस पर मलेशिया ने भी बताया कि यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा है, ये हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं जो जीएसटी है यहाँ पर ये प्योरली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है, और यहाँ पर अब जब आप फिस्कल पॉलिसी के तौर पर देख सकते हो, जब आप यहाँ पर इसको एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब इंडिया का जो जीएसटी है आज के टाइम पर, जब आप कॉम्पिटिटिवनेस के तौर पर देखोगे ना, ग्रोथ के तौर पर देखोगे, हाँ भाई ग्रोथ हुई या नहीं हुई है, तो आज के टाइम पर भी जीएसटी एक तरीके से रॉकी रोड पर है, एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर उसका रास्ता रोका पड़ा है। तो जीएसटी आज के टाइम पर भी अगर हम देखें तो इसके रिगार्डिंग एक अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। पिछले 50 महीनों का पूरा एनालिसिस ले सकते हो, तो यहाँ पर बताया गया कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, और जीएसटी यहाँ पर लगातार आप कह सकते हो अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से इसका जो मतलब हमने टारगेट ले रखा था, जो इसका हमने एम ले रखा था, वो अभी तक हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो पता नहीं यहाँ पर कब होगा, तो उसको लेकर यहाँ पर ये ऑथर ने इस चीज़ को समझाया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे चर्चा करता है मेक द मेंटल वेलबींग ऑफ टीचर्स ऑफ प्रायोरिटी। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि भाई जो टीचर्स हैं हमारे, एक तरीके से अध्यापक हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक प्रायोरिटी के ऊपर रखना पड़ेगा। हमने देखो, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है। कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, पैंडेमिक की वजह से हम लोगों ने देखा एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे मतलब प्राइवेट स्कूल्स, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो टीचर्स हैं उनके मजे आ गए, कुछ नहीं करना पड़ा, उनकी सैलरीज वगैरह आ ही रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी टाइप की बुलिंग फेस करी है। इनफैक्ट क्या हुआ, उन्हें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थी नहीं, उन्हें सही से ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर वो कंडक्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनको देखने को मिली हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी बार मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर इनकी सैलरीज वगैरह भी पहले से ही बहुत कम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को इनको मिली है। और टीचर का एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन आप देख पाओगे बहुत सारे टीचर्स के लिए, उनका ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए एक रिवॉर्डिंग वर्क है, बच्चों से इंटरेक्ट करना। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर अच्छी चीज़ों को सिखाना, उनका एक इंटरेक्शन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना। ठीक है, बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करना, नई चीज़ें सिखाना, लाइफ में आगे बढ़ाना। तो ये सब यहाँ पर आप देख पाओगे टीचर्स का मेन काम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जगह पर आप कह सकते हो कि टीचर्स को यहाँ पर मतलब हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर टीचर्स को उल्टा सीधा बोला गया, और बोला ये गया कि एग्जैक्टली सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं स्कूल के अंदर और पैसा मिल रहा है।
ठीक है, स्कूल के अंदर ऐसे ही चले जाते हैं, स्कूल में बैठे रहते हैं और इनको सिर्फ पैसा मिल रहा है और पैसा लेके घर जाते हैं। कोई यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करवाई नहीं जा रही है, कोई यहाँ पर बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ सुनने को मिलता है कि सभी पूरी कम्युनिटी का, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर इस कम्युनिटी इस पूरे इल्ज़ाम को, मतलब इस पूरे आप कह सकते हो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसको हटाने के लिए बहुत सारे और लोग निकल कर आए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स निकल कर आए, अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से निकल कर आए। तो टीचर्स ने क्या करा, कोविड-19 के टाइम पर इन्होंने एक केयर फैसिलिटी को स्टार्ट किया और वहाँ पे लगभग 650 पेशेंट्स को ठीक किया। ठीक है, उनको घर भेजा वापस से। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा काम किया जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस टीचर कम्युनिटी के ऊपर जो ये नाम था उसको वापस हटाने का पूरी तरह से काम किया है। तो टीचर्स अपने आप में यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्रोफेशन है अपने आप में एक बहुत सा बेहतरीन सा प्रोफेशन आपको ये देखने को मिलेगा। टीचर्स की एबिलिटी बहुत सारी हैं, एबिलिटी को थोड़ा सा हम लोग को लाना पड़ेगा आगे। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी के ऊपर रखना पड़ेगा इन टीचर्स को। सबसे बड़ी बात, इनके वेलबींग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हम लोग बच्चे के ऊपर काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन एक तरफ आप देख पाओगे जो टीचर्स है वो भी काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल स्ट्रेस से सफ़र करता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो टीचर्स के लिए, यहाँ पर स्पेशली जो कि हाई पॉवर्टी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, उस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उनके जो स्ट्रेस है उनको कम कर सको। ठीक है, उनके स्ट्रेस को आप लोग कम कर सको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे उनसे डिस्कशन किया जा सकता है और बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। स्टेप्स कैसे लिए जा सकते हैं, सबसे पहला स्टेप, आप एक जगह ऐसी बना दो, एक स्पेस ऐसा बना दो जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपस में बातचीत कर सकें। ठीक है, अपने डेली स्ट्रेसर्स के बारे में बातचीत कर सकें, क्या क्या स्ट्रेस है। प्लस उसके बाद उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। जब यहाँ पर इंसान के ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, जब किसी से बताता है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हल्का महसूस करता है, प्लस उनको और सोल्यूशन भी मिलते हैं। तो इस प्रकार का आप लोग स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और उसका यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो टीचर्स भी बहुत सारे परेशान होते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। तो आप कह सकते हो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोग चला सकते हो, रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग्स को आप लोग चला सकते हो, जिससे यहाँ पर हम लोग मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी के ऊपर रख सकते हो और टीचर्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर टीचर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सके, क्योंकि टीचर्स कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर टीचर्स काफ़ी हद तक अच्छा महसूस करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग फोकस कर सकें तो इन टीचर्स के ऊपर और हम लोग इनको अगले चल सकें, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एजुकेशन का ये टीचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई। देन उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम देखें तो आप लोगों को एक सिस्टमेटिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को टीचर्स के लिए, टीचर्स के वेलबींग के लिए इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो कि क्या कर रहा है आज के टाइम पर हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, जो कि यहाँ पर ऑथर ने समझा है, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट जो भी चीज़ें वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल थे। आई होप आपको सारी चीज़ें आज के इस वीडियो की, इस न्यूज़पेपर की क्लियर हो चुकी हैं। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।